नमस्कार, मैं हूं स्नेहलता शुक्ला। आप देख रहे हैं देश प्रदेश का सबसे दमदार शो बात तो चुभेगी। राजनीति के अखाड़े में जोर आजमाइश खास अहमियत रखती है। जैसे आर पार के इस दंगल से पहले खिलाड़ी वार्म अप करते हैं, कुछ ऐसे ही 2024 की चुनावी तैयारियों की तस्वीर भी है। आज से बीजेपी ने यूपी में मिशन 80 का बड़ा बिगुल फूंक दिया है। प्रदेश कार्य समिति की बैठक से ठीक पहले भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उस गाजीपुर जमकर बरसे जहां 2019 के चुनाव में बीजेपी ने हार का मुंह देखा था। लेकिन इस बार पार्टी ने अभी से पूरी ताकत लगा दी है जिससे बसपा के इस किले को ढहा दिया जाए। तो वहीं बीजेपी ने सपा पर भी तीखा हमला बोला। जेपी नड्डा ने सीधे सीधे अखिलेश यादव को ललकारा। उधर सपा के खेमे से भी खबर है कि अखिलेश यादव राज्य की सभी 80 लोकसभा सीटों का दौरा कर सकते हैं। तो बसपा सोशल मीडिया पर अपनी नई छवि गढ़ने के लिए नया दांव चलने को तैयार है। आज हर बड़ी खबर मैं आपको बताऊंगी। बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए बात तो चुभेगी। गाजीपुर में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और सीएम योगी ने विपक्ष पर चुभते हुए तीखे हमले किए, बौछार कर दी। जेपी नड्डा ने अखिलेश सरकार की याद दिलाते हुए यहां तक कह दिया कि अखिलेश सरकार के कटोरे में छेद था जिससे होकर केंद्र को भेजा हुआ सारा पैसा निकल जाता था। और इसी पर पलटवार में सपा ने देर नहीं लगाई। सपा के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने यहां तक कह दिया कि आंधी सपा की चलेगी, 2024 में यूपी से बीजेपी के पांव को उखाड़ देगी। निवेदन करता हूं गाजीपुर से भाजपा की पूर्वांचल गर्जना। अखिलेश यादव पर सीधा निशाना। उत्तर प्रदेश छलांग लगाता हुआ योगी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है, इस बात को भी हमको समझना। अखिलेश के जमाने में भी हम पैसा देते थे, मैं ही स्वास्थ्य मंत्री था, ऊपर से हम पैसा डालते थे, नीचे कटोरे में छेद था, कहीं और जाता था। एक्सप्रेस वे पर सवार चुनाव की फर्राटा रेस। मैं जब आज आ रहा था तो मैं देख रहा था कि गाजीपुर कितना बदल चुका है। काशी नजदीक हो गई है और 1.5 घंटे के अंदर हम यहां गाजीपुर पहुंच जाते हैं। यह परिस्थिति आ गई है। अंसारी परिवार के गढ़ में सपा बसपा को सीधा चैलेंज। ये विकास की कहानी, आम व्यक्तियों को राहत देने का काम, ये काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। मोदी जी के नेतृत्व ने नई राजनीति को जन्म दिया है और योगी जी ने अक्षरशः उसको धरती पर लागू करने का काम किया है। इस बात को हमको समझना है। काशी में शिव आराधना, गाजीपुर से अयोध्या हुंकार। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, आदरणीय गृह मंत्री जी के मार्गदर्शन में आज अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट के द्वारा भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य अपने अंतिम चरणों की ओर आगे बढ़ रहा है। पूर्वांचल की जमीन पर सपा भाजपा में भूचाल युद्ध। समाजवादी पार्टी की आंधी के सामने भारतीय जनता पार्टी की परखचे उड़ जाएंगे, कहीं भी इनकी दाल गलने वाली नहीं है। समाजवादी पार्टी दिन दूना रात चौगुना लगातार बढ़ती जा रही है और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी की स्वीकार्यता, ग्राह्यता, लोकप्रियता जनता में लगातार बढ़ रही है, जिससे भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है। भाजपा की चाणक्य चाल का ट्रेलर रिलीज। गाजीपुर में गतिमान युद्ध, बात तो चुभेगी।
जेपी नड्डा ने अपने मिशन गाजीपुर की शुरुआत की, काशी से की। सुबह में वो काशी में थे। यहां उन्होंने सबसे पहले काशी के कोतवाल काल भैरव की पूजा की, फिर सीएम योगी के साथ चाय की चुस्की ली। दोनों नेता वाराणसी की सड़कों पर आम लोगों से मिले। इसके बाद काशी विश्वनाथ में दर्शन पूजन किए। काशी विश्वनाथ में पूजा के बाद जेपी नड्डा और सीएम योगी गाजीपुर पहुंचे, जहां नड्डा ने साफ कर दिया पार्टी 80 में से 80 सीटें जीतेगी। उन्होंने विरोधी दलों की पहले की सरकारों को माफिया समर्थित सरकार घोषित की। वाराणसी में बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद और गाजीपुर में पौहारी बाबा आश्रम में पूजा अर्चना के साथ भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 2024 में विजय के लिए गाजीपुर से चुनावी अभियान का बिगुल फूंक दिया है। दो 2019 लोकसभा चुनाव में गाजीपुर सीट भाजपा के हाथ से फिसल गई थी, जबकि इसी साल हुए विधानसभा चुनाव में गाजीपुर जिले की सभी 7 सीटें भाजपा हार गई। ऐसे में लगातार दूसरी बार भाजपा का अध्यक्ष बनने पर जेपी नड्डा ने पहले राजनीतिक कार्यक्रम के लिए न सिर्फ गाजीपुर को चुना, बल्कि माफिया राज के बहाने मुख्तार अंसारी के परिवार को निशाना बनाया। मेडिकल कॉलेज वाले विकास का संदेश भी दिया। गलत जगह अगर बटन दब जाए तो माफिया राज आ जाता है, सही जगह बटन दब जाए तो मेडिकल कॉलेज आ जाता है। इस बात को भी हमको ध्यान में रखना है। और आज 4 लेन की वाराणसी गाजीपुर हाईवे और उसी तरीके से विकास के नए नए आयाम, ये सब इसलिए संभव हुए हैं कि आपने दिल्ली के लिए भी, मोदी जी के लिए भी आपने सही बटन दबाया। 2024 की चुनावी बिसात पर भाजपा ने सभी 80 सीटों पर जीत का लक्ष्य रखा है। भाजपा का फोकस उन 16 सीटों पर है जिन पर 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को हार का सामना करना पड़ा था। इनमें से 2 सीट रामपुर और आजमगढ़ में भाजपा उपचुनाव में जीत का झंडा लहरा चुकी है। बाकी बची हुई 14 सीटों पर भाजपा की पैठ मजबूत करने के लिए जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह एक के बाद एक दौरे कर रणनीति तैयार करेंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने यूपी में लक्ष्य रखा है 80 की 80 सीटों के जीतने का। 2019 में इसी यूपी में बीजेपी 14 सीटें हार गई थी, जिसमें से गाजीपुर भी एक सीट थी। इस बार भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान ने ये लक्ष्य बनाया है कि अमित शाह और जेपी नड्डा की जोड़ी इन 14 सीटों पर क्रमवार लोकसभा प्रवास करेगी और जीतने का हर संभव प्रयास करेगी, क्योंकि 80 की 80 सीटों को जीतना है यूपी में। मतलब भाजपा का लक्ष्य 2014 के लोकसभा चुनाव के नतीजों से आगे बढ़ने का है, जिसके लिए भाजपा विकास और धर्म की धुरी पर सियासी बिसात बिछाने में जुटी है। आज मैं कहता हूं कि विकास का मतलब हीरा है, हीरा। हमसे लोग पूछते हैं हीरा क्या है, तो मैं सबको बोलता हूं हीरा मतलब एच मतलब हाईवेज, आई मतलब इंटरनेट, आर मतलब रेलवेज और ए मतलब एयरवेज। और इसके आगे और जोड़ लीजिए कि अब आपका वाटरवेज भी हो गया है और आपका गंगा विलास भी चल पड़ा है। यह विकास की नई कहानी है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट के द्वारा भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य अपने अंतिम चरणों की ओर आगे बढ़ रहा है। ये चीजें दिखाती हैं कि विरासत के प्रति सम्मान का भाव क्या होता है, और ये चीज आज हमें वहां देखने को मिल रहा है। काशी में काशी विश्वनाथ धाम, गाजीपुर सीट पर दोबारा जीत हासिल करने के लिए भाजपा की रणनीति क्या होगी, जेपी नड्डा ने अपने संबोधन से ये साफ कर दिया। गाजीपुर जिले में राजभर समाज की भूमिका निर्णायक है। ऐसे में गाजीपुर के ITI ग्राउंड पर नड्डा ने मंच संभाला तो सबसे पहले
महाराजा सुहेलदेव को याद किया, केंद्र की मोदी सरकार और राज्य की योगी सरकार के विकास कार्यों का जिक्र किया, फिर आरोपों की सुई अखिलेश यादव की ओर मोड़ दी। अखिलेश के जमाने में भी हम पैसा देते थे, मैं ही स्वास्थ्य मंत्री था, ऊपर से हम पैसा डालते थे, नीचे कटोरे में छेद था, कहीं और जाता था पैसा, कहीं और निकल जाता था, धरती पर नहीं लगता था। मुझे याद है, मैं एक वैक्सीनेशन प्रोग्राम के लिए आया था, उस समय के मुख्यमंत्री अखिलेश जी थे। मैंने उनसे कहा कि आपके यहां परसों से यह प्रोग्राम शुरू हो रहा है। न उनको मालूम था, न उनके स्वास्थ्य मंत्री को मालूम था। मैंने कहा भगवान ही बचाए उत्तर प्रदेश को। मतलब विपक्ष के खिलाफ भाजपा डिफेंस के बजाय आक्रामक हमला करने की तैयारी में है। इसका ट्रेलर जेपी नड्डा ने गाजीपुर की जनसभा से दिखा दिया है। एबीपी गंगा के लिए गाजीपुर से वीरेश पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के गाजीपुर दौरे ने प्रदेश की सियासत में भूचाल ला दिया है। सपा ही नहीं, बसपा भी भाजपा पर भड़क गई है। पार्टी ने यहां तक कह दिया है कि गाजीपुर की लोकसभा सीट पर आज भी उसका कब्जा है और आगे भी बना रहेगा। तो वहीं बीजेपी की नजर यहां सभी समाज के वोट पर है। पार्टी ने फौजी परिवार बाहुल इस लोकसभा सीट पर राष्ट्रीय मुद्दों को केंद्र में रखा है। फौज की दृष्टि से भी और बॉर्डर की दृष्टि से भी अब बदलता भारत है। अब वो भारत नहीं जो आपने कुछ समय पहले देखा। 2009 से लेकर 14 तक बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं खरीदे, जो खरीदारी करनी उस पर घोटाला ही घोटाला। 2024 की चुनावी रेस है, निशाने पर कांग्रेस है, सेना के शौर्य और सैनिकों के कल्याण का संदेश है। गाजीपुर की धरती से जेपी नड्डा के इन बयानों के मायने बहुत गहरे हैं। पहला, गाजीपुर में यूपी के दूसरे जिलों की अपेक्षा सैनिक परिवारों की संख्या ज्यादा है। अकेले गाजीपुर के गहमर में ही पूर्व सैनिकों की संख्या करीब 14,000 है, जबकि सेना में नियुक्त जवानों की संख्या 10,000 से भी ज्यादा है। और दूसरा, सेना से समाज के दूसरे तबके के लोगों का भावनात्मक रिश्ता है। साफ है कि जेपी नड्डा ने 2004 से 2014 तक केंद्र की सत्ता में रही यूपीए सरकार के बहाने इसी दौर को साधने की कोशिश की है। यूपीए की सरकार, इसमें कोई खरीद हुई नहीं। हमारे फौजी भाई मुसीबत में पड़े रहे, किसी ने उसकी चिंता नहीं की। पनडुब्बी में घोटाला हुआ, खरीद रुक गई। हेलीकॉप्टर में घोटाला हुआ, खरीद रुक गई। 2009 से लेकर 14 तक बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं खरीदे गए, जो खरीदारी करनी उसमें घोटाला ही घोटाला। गाजीपुर में सैनिक सम्मेलन के जरिए जेपी नड्डा ने 1 रैंक 1 पेंशन का जिक्र किया। बताया, कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने 1 रैंक 1 पेंशन के लिए सिर्फ 500 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई थी, जबकि भाजपा सरकार ने 35,000 करोड़ की व्यवस्था की। जेपी नड्डा ने कांग्रेस समेत विपक्ष के दूसरे दलों को फसली बटेर के खांचे में फिट कर दिया। ये जो फसली बटेरे हैं ना, इनसे जरा जरूर सावधान रहिए। अब आप कहेंगे फसली बटेरे कौन है? ये ऐसे होते हैं जब फसल लग जाती है ना तो आते हैं चढ़ के चल देते हैं और कुछ नहीं करते। आप बताइए, पी चिदम्बरम ने 1 रैंक 1 पेंशन पर जाते जाते फाइनेंस मिनिस्टर के तरीके से 500 रुपए रखे थे कि नहीं रखे, 500 करोड़ रुपए रखे थे कि नहीं रखे। वो इतना अनपढ़ थे कि उनको मालूम था कि 500 करोड़ में कुछ होना नहीं है। ये 1 रैंक। तो मार्च के महीने में उत्तर प्रदेश में सियासत की रफ्तार बढ़ने वाली है। सूत्रों के मुताबिक सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव मार्च से उत्तर प्रदेश की सभी 80 लोकसभा सीटों का दौरा शुरू कर सकते हैं। इस दौरान वो पार्टी के कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद करेंगे। ये खबर तब आई है जब पार्टी ने जेल में बंद अपने विधायकों और नेताओं के समर्थन में जेल भरो आंदोलन का ऐलान कर रखा है। इशारा साफ है, भाजपा के खिलाफ सपा अब आर पार की तैयारी में है, सड़क पर संघर्ष की तैयारी में।
मार्च के महीने में जब सर्दी धीरे धीरे कम होकर तापमान बढ़ना शुरू होगा तो सियासत की तपिश में भी तेज उछाल आने वाला है। सूत्रों के मुताबिक जमीनी स्तर पर जनता का मूड भांपने और कार्यकर्ताओं में जोश जगाने के लिए अखिलेश यादव मार्च के महीने में पूरे यूपी में तूफानी दौरे करेंगे। माना जा रहा है कि वो सभी 80 लोकसभा क्षेत्रों में जाएंगे, जनसभा करेंगे, रोड शो करेंगे और जमीन पर उतरकर जनता का मूड क्या है इसे जांचने का, इसे परखने का काम करेंगे। समाजवादी पार्टी ने ऐसी रणनीति तैयार की है कि अखिलेश यादव की जनसभाएं कुछ समय बाद शुरू होंगी और हर एक लोकसभा सीट पर खुद अखिलेश यादव जाएंगे। समाजवादी पार्टी का फोकस उन सभी सीटों पर है जिन पर 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा को भारी अंतर से हार का सामना करना पड़ा था। इन सीटों पर सपा संघर्ष के रास्ते जनता के बीच पहुंचने की रणनीति बना रही है, जिसके संकेत अखिलेश यादव और शिवपाल यादव पहले ही दे चुके हैं। सरकार केवल झूठे सपने दिखा रही है, सरकार के लोग बैठ करके झूठ बोल रहे हैं, इसलिए समाजवादी पार्टी लगातार इनको सावधान भी करेगी और जनता को बताएगी भी, और जहां जरूरत पड़ेगी आंदोलन की तो आंदोलन भी होगा और जरूरत पड़ेगी तो जेल भरो आंदोलन भी बहुत जल्दी शुरू होगा। हम भगवान राम के आदर्शों पर चलने वाले लोग हैं, भगवान कृष्ण के आदर्शों पर चलने वाले लोग हैं, और फिर हम मोमबत्ती लेके नहीं चलेंगे, फिर तो लंका जलेगी। समाजवादी सब एक होकर के निकलेंगे, फिर तो लंका जलेगी। यूपी में लोकसभा की 80 सीटें हैं, 75 जिले हैं और चुनाव में महीने करीब 14 ही बचे हैं। ऐसे में अगर किसी को सभी लोकसभा सीटों पर जाना है तो उसे एक महीने में 5 से ज्यादा लोकसभा सीटों का दौरा करना पड़ेगा। और अब अखिलेश यादव इस तैयारी में है कि यूपी की सभी लोकसभा सीटों का दौरा किया जाए। चर्चा है कि बजट सत्र के बाद अखिलेश यादव यूपी का दौरा शुरू कर सकते हैं, यानी वो सभी 80 लोकसभा सीटों पर जाएंगे, वहां जनसभाएं करेंगे, कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, पार्टी की रणनीति तैयार करेंगे और समाजवादी पार्टी के पक्ष में माहौल बनाएंगे। कि 80 की 80 सीटें समाजवादी पार्टी और समाजवादी समर्थित प्रत्याशी चुनाव जीते, इसलिए अखिलेश यादव जी 80 सीटें नहीं, इस देश में जहां भी जरूरत होगी वहां अखिलेश यादव जी जाएंगे और जनता से अपील करेंगे। सपा अपने नेताओं, विधायकों और कार्यकर्ताओं को साजिश के तहत जेल भेजने के आरोप लगाती रही है। अखिलेश पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि इस मुद्दे को लेकर पार्टी पूरे राज्य में जेल भरो आंदोलन शुरू कर सकती है। इसकी तैयारी के भी साफ संकेत सामने आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी दिन दूना रात चौगुना लगातार बढ़ती जा रही है और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी की स्वीकार्यता, ग्राह्यता, लोकप्रियता जनता में लगातार बढ़ रही है, जिससे भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है। भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके भारत के संविधान को कमजोर करना चाहती है, लोकतंत्र को कमजोर करना चाहती है। इसलिए समाजवादियों की नैतिक जिम्मेदारी है कि भारत के संविधान की रक्षा की जाए, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए समतामूलक समाज की स्थापना करने में पूरी ताकत लगाएं। ओबीसी आरक्षण, जातीय जनगणना, महंगाई, बेरोजगारी और कानून व्यवस्था, ये वो मुद्दे हैं जिन पर बीते दिनों में समाजवादी पार्टी मुखर रही है। हर एक मंच से अखिलेश यादव समेत सपा के दूसरे शीर्ष नेताओं ने अपनी बात रखी है। इसे और धार देने की बात कही जा रही है। उधर भाजपा की तरफ से राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के तूफानी दौरे की रणनीति भी चर्चा में है। माना जा रहा है कि जून से पीएम मोदी हर महीने यूपी का दौरा कर सकते हैं। भाजपा ने साफ कर दिया है कि सपा के जेल भरो आंदोलन के बावजूद गुंडे और माफियाओं पर कार्रवाई में कोई कसर बाकी नहीं रहेगी। अखिलेश यादव जी ने 5 साल में जो कार्य किया, अगर वो कानून व्यवस्था पे ध्यान देते, इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान देते, गुंडागर्दी जो समाजवादी पार्टी के लोग करते थे उसको ना होने देते, तो शायद अच्छा विकास वो कर सकते थे। ये मौका उन्होंने खो दिया। योगी जी के नेतृत्व में भाजपा की पूरी सरकार ने इस बात को समझा। भारतीय जनता पार्टी की जो रीति नीति है, हमारी संस्कृति है, वो आदर्शवाद में आधारित है।
रही बात सपा की, तो अब तक अखिलेश के मार्च में संभावित तूफानी रूट का तो पता नहीं चला है, लेकिन अभी से इस पर विरोधी चुटकी लेने से बाज नहीं आ रहे। देखिए, माननीय अखिलेश जी के साथ 2022 के चुनाव में जो इनके साथ समीकरण था, उससे बेहतर समीकरण अब कभी भविष्य में नहीं बन सकता है। जितने मैंने एक राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है, या जितने राजनीतिक समीकरण एक साथ पॉजिटिव रूप में आ सकते थे, वो सारे उनके साथ थे, लेकिन उसके बाद भी वह कामयाब नहीं हुए। तो जो लोग भी उनके साथ गए थे, वह इस बात को अब सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि हम लोगों ने जब पूरी एनर्जी लगा दिया, उसके बाद भी यह उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाए, इसलिए कि अखिलेश जी का अपना निजी बहुत कम है। साफ है कि भाजपा और सपा के बीच 2024 के मुकाबले में पहला घमासान तूफानी यात्राओं के नाम दर्ज होगा। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से अनुभव शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव की 2024 चुनाव की नई रणनीति पर अग्नि वर्षा की। राजभर ने यहां तक की कह दिया है कि पिछड़ों के नाम पर राजनीति करने वाले अखिलेश की नीति साफ नहीं। राजभर ने कुछ पुराने फैसलों का जिक्र करते हुए कहा, अखिलेश को उन्हें खटगड़े में खड़ा करते देखा गया। उन्होंने ये भी कहा कि आज जो अखिलेश जेल भरने की बात कर रहे हैं, वो भूल जा रहे हैं कि उनकी खातिर जो जेल गए, उनका आज क्या हाल। यूपी में अगले कुछ महीनों में सभी 80 सीटें नापने की अखिलेश की योजना पर राजभर का चुभने वाला तंज सुनिए। अखिलेश जी के बस का नहीं है। अखिलेश जी अब जो कर रहे हैं बस उतना करें। राजभर ने सपा के जेल भरो आंदोलन वाली चाल को हवा हवाई बताया। राजभर ने पूछा कि क्या अखिलेश यादव को याद है कि उनकी खातिर लड़ते हुए जो हजारों सपा कार्यकर्ता जेल गए, उनका क्या हुआ? आखिर उनके परिवार वो क्यों रहे हैं? उनके नाम पर, समाजवादी पार्टी के नाम पर नौजवान जोश में जो जेल में बंद है, आज उसके माँ बाप से पूछिएगा तो वो बताएगा कि क्या बीत रही है। हजारों लोग जेल में हैं, उनके परिवार की जमानत कराने वाला कोई नहीं है। ऐसे ऐसे लोग हैं। अभी कल मैं गया था बनारस, कई लड़के मिले और रो रहे थे। राजभर का दावा है कि अखिलेश सियासी तौर पर पिछड़ों के मुद्दे उठाने को लेकर एक चूके हुए नेता हैं, क्योंकि जब मौका था तो उन्होंने पिछड़ों और दलितों को आरक्षण का पूरा हक दिलाने के लिए कुछ नहीं किया। पिछड़ों के रहनुमा बनते हैं ना, दलितों के रहनुमा बनते हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार में प्रमोशन में आरक्षण खत्म किसने किया? समाजवादी पार्टी ने खत्म किया। 4 सितंबर 2013 को हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि जिनको 27% रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिल रहा है, उनको बांट के देने की व्यवस्था बनाई जाए। मुख्यमंत्री थे अखिलेश जी, क्यों नहीं किया? ओम प्रकाश राजभर ने जौनपुर में अखिलेश यादव को इस तरह सीधे निशाने पर लिया। तेवर साफ बयां कर रहे हैं कि जब भाजपा ने सपा पर तूफानी हमला बोलना शुरू किया है, तभी राजभर भी सपा अध्यक्ष पर उतनी ही तेजी से हमलावर। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। मुजफ्फरनगर के खतौली में आजाद समाज पार्टी के समर्थकों की कार पर हमले का मामला सामने आया है। हमला तब हुआ जब खतौली के भूपखेड़ी में रालोद विधायक मदन भैया के साथ आजाद समाज पार्टी के नेता चंद्रशेखर धन्यवाद सभा कर रहे थे। पार्टी का आरोप है कि जब से खतौली उपचुनाव के नतीजे आए हैं, तभी से हार से हताश लोगों की तरफ से ऐसे हमले की उन्हें आशंका सता रही है। आरोपों का इशारा भाजपा की तरफ। गाड़ी के साइड के शीशे टूटे हुए हैं, सामने का शीशा चूर चूर हो चुका है, पीछे का शीशा भी टूटा मिला है। खतौली के भूपखेड़ी गांव से सामने आई इन तस्वीरों पर सियासत में संग्राम छिड़ गया है। दरअसल खतौली के भूपखेड़ी गांव में रालोद और आजाद समाज पार्टी की ओर से धन्यवाद सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर और रालोद विधायक मदन भैया ने शिरकत की। सभा से पहले गांव की गलियों में गाजे बाजे के साथ जुलूस निकला।
सभा में बड़ी संख्या में आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया, लेकिन सभा खत्म हुई तो मंच से दूर खड़ी 3 गाड़ियों के शीशे टूटे हुए मिले, जिस पर अब आरोपों की शक्ल में बयानों का बवंडर उठ रहा है। आजाद समाज पार्टी के समर्थक आपे से बाहर हैं। जिन लोगों ने गाड़ी तोड़ी है उन्हें चंद्रशेखर भाई को, बड़े भाई को पता चल चुका है और वे उनके बारे में सीओ साहब को कह दिया है कि उनके बारे में जल्द से जल्द कानूनी कार्रवाई हो। सभा के बाहर खड़ी गाड़ियों के शीशे तोड़ने की घटना पर चंद्रशेखर आजाद सियासी साजिश का फसाना पढ़ रहे हैं। बता रहे हैं कि खतौली में हार से हताश लोग उन्हें निशाना बना रहे हैं। इस मामले को लेकर सीधा इशारा भाजपा की तरफ है। जनता जनमत देती है तो कुछ लोगों को तो वो अच्छा नहीं लगता। जिन लोगों को अच्छा नहीं लगा उन्होंने साजिश की। पहले वो तमाम तरह से प्रयास कराते रहते कि उस गांव में प्रोग्राम ही ना हो। अगर आपको याद हो, धन्यवाद सभा के लिए डीएम साहब परमिशन देने को राजी नहीं थे। बड़ी मुश्किल से गठबंधन के पदाधिकारियों ने, नेताओं ने लड़ भिड़ के रात को 8 बजे परमिशन कराई थी। उस दिन मैं, जैन जी पहुंचे, मैं नहीं पहुंच पाया। आज की सभा में मैं और विधायक जी दोनों गए थे। हमारे काफिले की जो पिछली गाड़ियाँ थी, जैसे हम प्रोग्राम में गए तो कुछ असामाजिक तत्वों ने, मैं पूर्ण रूप से जानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के जो हैं कार्यकर्ता, ऐसे कार्यकर्ता जो इस तरह की कार्रवाई करते हैं उनको सम्मानित करते हैं बीजेपी के लोग। वो हताश हो रहे हैं, हताशा में वो जो है इस कदम को उठा रहे हैं। ये कदम जो है मतलब घोर निंदनीय है और ये एक मतलब जो है प्रशासन को भी आईना इन्होंने दिखाया है। यानी कि प्रशासन एक तरह से ये भाजपा के गुंडे लोगों के सामने ऐसा है नजर आ रहा है। ये घटना ऐसे वक्त में हुई है जब बसपा आजाद समाज पार्टी के युवा कार्यकर्ताओं को अपनी ओर लाने में जुटी है और बसपा की कोशिश आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद को अकेला करने की है। वहीं आजाद समाज पार्टी खुद को किसी भी तरह से निशाना बनाने की कोशिश करने वाले तमाम विरोधी दलों पर हमलावर है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले खतौली की चुनावी पिच पर आजाद समाज पार्टी और रालोद को सियासत का नया मौका मिल गया है, जिसे दोनों ही पार्टियां हाथ से जाने नहीं देना चाहती। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। बसपा ने सोशल मीडिया पर अपनी ताकत बढ़ाने के लिए अपना नया विस्तार किया है। अब पार्टी फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी सक्रिय हो रही है। ट्विटर और यूट्यूब के बाद बसपा के लिए नया सोशल मंच होगा। सूत्रों की माने तो फेसबुक और इंस्टाग्राम पर पार्टी के ऑफिशियल हैंडल की जो उसे वेरीफाई कराने की प्रक्रिया है वो चल रही है। पार्टी की इस नई पहल को मिशन युवा शक्ति से जोड़ करके देखा जा रहा है। सबसे पहले बसपा के संगठन में हर स्तर पर 50% युवाओं की भागीदारी का फैसला हुआ और अब सोशल मीडिया पर मौजूदगी को मजबूत करने की मुहिम आगे बढ़ रही है। बसपा सोशल मीडिया पर ज्यादा सक्रियता से पहले भले ही तौबा करती नजर आती हो, लेकिन अब और नहीं। पार्टी अब सोशल मीडिया को लेकर अपनी रणनीति को पूरी तरह बदलने जा रही है। इसमें धार और रफ्तार दिखने वाली है। ट्विटर, यूट्यूब के बाद अब पार्टी ने अपना फेसबुक और इंस्टाग्राम का पेज तैयार किया है। ये दोनों ही पेज दिसंबर 2022 में तैयार किए गए। अब इन्हें वेरीफाई कराने की प्रक्रिया चल रही है। इनके माध्यम से पार्टी के जो भी संदेश या कार्यक्रम होंगे उन्हें लोगों तक पहुंचाया जाएगा। देखिए, चूँकि अब हर जगहों पे गांव-गांव में बच्चे जो है मोबाइल से जुड़े हुए हैं और चूँकि अब अन्य लोगों को देख करके भी हम लोगों को उस रास्ते पे आना पड़ रहा है। अगर मान लीजिए हम अपनी बात हर जनों तक पहुंचाना चाहें तो मुझे भी उस सहारा लेना पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग भी अब उस पिक्चर में जा रहे हैं कि हम भी अब सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी पूर्व में 4 बार की बहन जी की मुख्यमंत्री काल में कराए गए कार्यों की उपलब्धियों को सब बताएं। एक वक्त था जब बसपा सोशल मीडिया से काफी दूर रहा करती थी। सबसे पहले अक्टूबर 2018 में बसपा प्रमुख मायावती ने अपना ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट बनाया। उसके बाद पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा और राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने जुलाई 2021 में ट्विटर अकाउंट एक्टिव किए। सतीश मिश्रा का यूट्यूब चैनल भी है। इसके बाद बसपा ने पार्टी का ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट बनाने का ऐलान सितंबर 2021 में किया। कुछ समय पहले ही पार्टी का यूट्यूब चैनल भी लॉन्च किया गया है। बसपा सुप्रीमो मायावती अभी अपने ट्विटर अकाउंट से अपनी बात लोगों तक पहुंचाती है। ट्वीट करके अन्य राजनीतिक दलों पर निशाना भी साधती है।
अब नई तैयारी है। एक तरफ संगठन में हर स्तर पर 50% युवा चेहरों को तरजीह, तो दूसरी ओर इन युवाओं के पसंदीदा टूल यानी सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पर अपनी उपस्थिति बढ़ाने की तैयारी। मतलब साफ है, बसपा ने भी सोशल मीडिया की ताकत को बहुत अच्छे से समझ लिया है और 2024 की जंग में अपनी बात को जन जन तक पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया को एक बड़े हथियार के रूप में इस्तेमाल करने की कार्य योजना पर काम शुरू कर दिया है। मायावती के ट्विटर पर 3 मिलियन फॉलोअर्स हैं। बहुजन समाज पार्टी के ट्विटर हैंडल पर अभी करीब 61,000 फॉलोअर्स हैं। आकाश आनंद के ट्विटर अकाउंट पर 1,38,000 फॉलोअर, सतीश चंद्र मिश्र के ट्विटर अकाउंट पर 88,000 से अधिक फॉलोअर हैं। बसपा विधायक उमाशंकर सिंह का फेसबुक पर वेरीफाइड अकाउंट है जिस पर 3,99,000 फॉलोअर्स हैं। बसपा सांसद रितेश पांडे के ट्विटर अकाउंट पर 55,000 से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। अब हम लोग भी सोशल मीडिया की तरफ रुख कर रहे हैं और इसका मुझे हम लोग को अच्छा रिस्पांस मिल रहा है क्योंकि यूथ हमसे जुड़ रहा है। यूथ ये देख रहा है कि बहुजन समाज पार्टी की जब सरकार थी तो जितनी भर्तियां हुई उन किसी भी भर्ती पे कोई आदमी आदमी उंगली नहीं उठा पाया। वो सारी भर्तियां पारदर्शी तरीके से हुई, कभी कोई आरोप नहीं उठा पाया कि इसमें धांधली हुई है। लेकिन अन्य में देख लीजिए, हमारी सरकार के बसपा के आया सारी भर्तियों में आरोप लगा। साफ है कि नई चुनौतियों के बीच बसपा ने सोशल मीडिया पर अपनी छवि गढ़ने की कोशिश जिस रणनीति के तहत की है उसका सीधा कनेक्शन आने वाले लोकसभा चुनाव से है। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से शैलेश अरोड़ा की रिपोर्ट। हाईकोर्ट में जमानत याचिका खारिज होने के बाद सपा विधायक इरफान सोलंकी को बड़ा झटका लगने वाला है। दरअसल कानपुर पुलिस जल्द ही गैंगस्टर केस में बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई कर सकती है। इरफान सोलंकी की संपत्ति, गैंग, गुर्गों की जानकारी के लिए पुलिस ने पड़ताल तेज कर दी है। पुलिस ने इस बारे में आम लोगों से भी सहायता मांगी है। सपा विधायक इरफान सोलंकी के गैंग की जानकारी देने के लिए पुलिस ने नंबर जारी कर दिया है। सोमवार को स्पेशल कोर्ट ने इरफान सोलंकी को जमानत देने से इनकार किया था। गुरुवार को हाई कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी। अब गैंगस्टर केस में इरफान सोलंकी पर बुलडोजर एक्शन की तैयारी है। पुलिस ने इरफान सोलंकी और उसके गुर्गों की संपत्ति की पहचान का काम तेज कर दिया है। माना जा रहा है कि गैंगस्टर एक्ट के तहत सोलंकी की संपत्ति की जल्द ही कुर्की की जा सकती है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस अब तक 50 करोड़ से भी ज्यादा की संपत्ति चिन्हित कर चुकी है। इन संपत्तियों में वीआईपी रोड पर 6 मंजिला अपार्टमेंट और जाजमऊ में अपार्टमेंट भी बताया जा रहा है। अपराध से अर्जित संपत्ति की जानकारी पुलिस अपने माध्यम से जुटा रही है और चूंकि ये गैंगस्टर एक्ट का मामला है और ये गैंग ज़मीनों को औने पौने दाम पे खरीदने, कब्जा करने, ज़बरदस्ती करने इत्यादि से जुड़ा हुआ गैंग है जिसका समाज में आम भय भी व्याप्त है। तो गिरफ्तारी के बाद तमाम सूचनाएं लोगों ने दी हैं और हम विश्वास करते हैं कि इस प्रकार की और भी सूचनाएं लोग आगे बढ़ के देंगे। कानपुर पुलिस ने इरफान सोलंकी, भाई रिजवान सोलंकी, शौकत अली, हिस्ट्री शीटर इस्राइल आटेवाला और मोहम्मद शरीफ पर गैंगस्टर एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। माना जा रहा है कि गैंगस्टर केस में पुलिस अगले 10 दिन के भीतर चार्जशीट फाइल कर सकती है, जिसके बाद संपत्तियों की कुर्की और बुलडोजर एक्शन का काम शुरू हो सकता है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सपा विधायक इरफान सोलंकी की कानपुर शहर में कई बेनामी और अवैध संपत्तियां हैं। बताया जा रहा है कि जाजमऊ में पुरानी चुंगी क्षेत्र में बहुमंजिला इमारत का निर्माण किया जा रहा है। इस इमारत का निर्माण इरफान सोलंकी और शौकत अली मिलकर करवा रहे हैं। इसके अलावा खबर है कि इरफान सोलंकी के 3 सहयोगी संपत्ति को कुर्की से बचाने के लिए आधी बनी इमारतों को बेच रहे हैं। इन सभी संपत्तियों की पुलिस अपने स्तर पर पड़ताल कर रही है। साथ ही जनता से भी जानकारी देने की अपील की है। पुलिस ने 3 मोबाइल नंबर जारी किए हैं, 94544 03758, 94544 03745, 94544 00479। इन मोबाइल नंबरों पर कोई भी इरफान सोलंकी और उसके गुर्गों की संपत्ति की जानकारी कॉल या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज के जरिए दे सकता है। और हम लोगों से अपील भी करते हैं कि इन नंबरों पर लोग आगे बढ़ करके ऐसी जो भी सूचनाएं हैं जो
अवैध संपत्ति इस गैंग के सदस्यों के पास है उसके बारे में जानकारी दें और हम गैंगस्टर एक्ट की जो कार्रवाई है उसको तेजी से पूरा कर सकें। इससे पहले पुलिस इरफान सोलंकी के केस में बेहतर पैरवी के लिए विशेष वकील की मांग सरकार से कर चुकी है। एबीपी गंगा के लिए कानपुर से रतीश त्रिवेदी की रिपोर्ट। माफिया मुख्तार अंसारी और ब्रजेश सिंह से जुड़े उसरी चट्टी कांड के चर्चित मुकदमे के ट्रायल पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 4 हफ्ते के लिए रोक लगा दी है। एक आरोपी त्रिभुवन सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया है। आरोपी त्रिभुवन सिंह ने मुकदमे का ट्रायल गाजीपुर के बजाय किसी और दूसरे जिले से कराए जाने की मांग रखी थी। इसी मामले में जेल में बंद मुख्तार अंसारी को गवाही के लिए बार बार के आदेश के बावजूद पेश नहीं किए जाने की बात भी चर्चा में है। इक्कीस साल से ज्यादा पुराने उसरी चट्टी हत्याकांड मामले में अब नया मोड़ आ गया है। इस मामले में माफिया ब्रजेश सिंह और त्रिभुवन सिंह आरोपी हैं। आरोपियों में से एक त्रिभुवन ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर मामले की सुनवाई गाजीपुर में न कराए जाने की मांग की थी। इसके पीछे जान के खतरे का हवाला दिया गया था, जिसके बाद हाई कोर्ट ने मामले के गाजीपुर में चल रहे ट्रायल पर महीने भर के लिए रोक लगा दी है। जुलाई 2001 में गाजीपुर के उसरी चट्टी में मुख्तार अंसारी के काफिले पर हमला हुआ था, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई थी। तब मुख्तार का काफिला मऊ की तरफ जा रहा था। इस हमले के दौरान एक हमलावर भी मारा गया था। इस हत्याकांड के बाद मुख्तार अंसारी ने ब्रजेश सिंह और त्रिभुवन सिंह को नामजद आरोपी बनाया था। पिछले दिनों आरोपी त्रिभुवन सिंह ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में दाखिल याचिका में कहा था कि मुख्तार अंसारी के भाई गाजीपुर के सांसद हैं, उनका बेटा और भतीजा विधायक हैं, पूरा परिवार प्रभावशाली है। ऐसे में यहाँ पर मुकदमे का ट्रायल निष्पक्ष तरीके से नहीं हो सकता। दलील दी गई थी कि सियासी रसूख के चलते गवाहों और दूसरे लोगों को प्रभावित किया जा सकता है। इसी याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस डीके सिंह की सिंगल बेंच ने गाजीपुर में ट्रायल पर 4 हफ्ते की रोक लगा दी है। उसमें जो है एसटी नंबर 304 का 2009 फर्दर प्रोसीडिंग जो है एसटी नंबर 304 का 2009 फर्दर आर्डर शैल रिमेन स्टे अग्रिम आदेश तक के लिए जो है माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जो है प्रोसीडिंग जो है स्टे कर दी गई है। कोर्ट ने मामला दर्ज करवाने वाले मुख्तार अंसारी और यूपी सरकार से जवाब तलब किया है। मुख्तार इस वक्त बांदा जेल में बंद है। अब 4 हफ्ते में मुख्तार और यूपी सरकार को अदालत में जवाब दाखिल करना होगा। तब तक के लिए मुकदमे के ट्रायल पर रोक रहेगी। दिलचस्प तो ये है कि मुख्तार अंसारी की गाजीपुर कोर्ट में गवाही के लिए बार बार के आदेश के बाद भी पेशी न हो पाने को लेकर माफिया ब्रजेश सिंह से उनके डर को जोड़ा जा रहा था। लेकिन ताज़ा मामले में आरोपी की तरफ से ही मुख्तार परिवार से डर का हवाला दिया गया है और अब इसी वजह से ट्रायल पर 4 हफ्ते की रोक लगा दी गई है। एबीपी गंगा के लिए प्रयागराज से मोहम्मद मोइन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। संसद भवन की नई इमारत की पहली झलक सामने आ गई है। नए संसद भवन के अंदर और बाहरी हिस्से की इन तस्वीरों से साफ है कि अब देश को नया संसद भवन मिलने में ज्यादा देरी नहीं। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि इस साल का संसद का बजट सत्र नए संसद भवन में हो, क्योंकि इस महीने के आखिरी तक अंदरूनी हिस्से की फिनिशिंग का काम लगभग खत्म हो जाएगा। देश के संसदीय इतिहास में मील का पत्थर साबित होने जा रहे सेंट्रल विस्टा की ये खूबसूरत तस्वीरें सुर्खियों में हैं। इसमें नए संसद भवन की भव्यता का वो रंग नजर आ रहा है जिसकी लंबे समय से चर्चा रही है। सेंट्रल विस्टा पीएम मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है और ये तय समय के मुताबिक बनकर तैयार होने जा रहा है। नए संसद भवन के इसी महीने के आखिर तक बनकर तैयार हो जाने की खबर है। इस वक्त अंदरूनी हिस्से की फिनिशिंग का काम बेहद तेज रफ्तार से चल रहा है।
नए संसद भवन का निर्माण कार्य काफी तेजी से चल रहा है और आज नए संसद भवन की तस्वीरें भी जारी की गई है। लोकसभा और राज्यसभा की तस्वीरें जारी की गई, जिसको काफी ज्यादा लोग सराहा भी रहे हैं। जाहिर तौर से बात है कि नए संसद भवन का निर्माण कार्य जनवरी 2021 में शुरू हुआ था, जिसके बाद कोरोना काल में भी निर्माण कार्य निरंतर तेज गति से चलता रहा। नवंबर 2022 में निर्माण कार्य पूरे हो जाने थे, लेकिन कुछ वजहों से ये निर्माण कार्य अब जनवरी 2023 तक पूरे होंगे। अभी अगर बात करें तो नए संसद भवन में 90% के ऊपर कार्य हो चुका है, कुछ फिनिशिंग बाकी है जिसको लेकर के लगातार कार्य चल रहा है। नए संसद भवन की अगर बात करें तो लोकसभा में 888 सदस्यों के बैठने की जगह होगी, वहीं राज्यसभा में 384 सदस्यों के बैठने की जगह होगी। जाहिर तौर से बात है कि जिस तरीके से पुराने संसद भवन की अगर बात करें तो वहां पे इतने ज्यादा सांसदों की बैठने की व्यवस्था नहीं थी, जिसके बाद नए संसद भवन के निर्माण कार्य के लिए टेंडर जारी हुआ और टाटा प्रोजेक्ट्स को यह टेंडर मिला। नए संसद भवन की त्रिकोणीय इमारत को 65,000 वर्ग मीटर में बनाया गया है। इसमें बने लोकसभा हॉल में 888 सीटों तक की अधिकतम क्षमता होगी, तो राज्यसभा की सीटिंग क्षमता 384 की होगी। संयुक्त सत्र के लिए बनाए गए हॉल में 1272 लोग एक साथ बैठ सकेंगे। सूत्रों की माने तो ये मुमकिन है कि संसद का बजट सत्र नई इमारत में हो। मौजूदा संसद भवन में 1927 में कामकाज शुरू हुआ था और अब इसके 95 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं। एबीपी गंगा के लिए दिल्ली से अविनाश तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। जोशीमठ में हर बदलते दिन के साथ गहरा रहे आपदा के संकट की। जोशीमठ शहर में जमीन धंस रही है, मकान की दीवारें दरक रही हैं, राहत बचाव का काम जारी है। इसी बीच मौसम के बदलते मिजाज ने नई मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। देर रात शुरू हुई बर्फबारी ने राहत कार्यों पर ब्रेक लगा दिया है, तो वहीं जोशीमठ की जमीन से रिश्ते पानी ने प्रशासन और सरकार की चिंता बढ़ा दी। ये उस जोशीमठ की तस्वीरें हैं जिसकी जमीन दरक रही है, दीवारें टूट रही हैं। महासंकट के बीच हो रही बर्फबारी को देखकर ऐसा लगता है जैसे कुदरत की तरफ से इन जख्मों को और कुरेदने की कोशिश हो रही है। यहाँ सड़कों पर बर्फ बिछी है, कार की छतों पर बर्फ जमा है, सीढ़ियों पर बर्फ ही बर्फ है। जोशीमठ में मौजूद ज्योतिर्मठ भी बर्फ के आगोश में है। दरअसल जोशीमठ पर मंडरा रहे संकट के बीच इस बर्फबारी ने मुसीबत और बढ़ा दी है। लोगों को चिंता इस बात की है कि जब दरारों के बीच पानी जाएगा तो इसका क्या असर होगा। देर रात हुई बारिश और बर्फबारी ने जोशीमठ में जारी राहत और बचाव काम को बाधित कर दिया, साथ ही सरकार की व्यवस्था पर भी सवाल उठा दिए। राहत शिविरों में मौजूद लोगों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जोशीमठ में इस वक्त कड़ाके की ठंड पड़ रही है और जो विस्थापित किए गए लोग थे उनके सामने सबसे बड़ा संकट ये है कि आखिरकार एक रोजी रोटी का संकट तो है ही, लेकिन रात में उनकी किस तरीके से समय काट पाए वो एक बड़ी यहाँ पर इनके सामने संकट बना हुआ है। आप देख पा रहे हैं कि ये तमाम लोग हैं जिनके घरों में दरार आई थी। सरकार की ओर से फिर इनको फैसला लिया गया कि इनको इस जगह पर नगर पालिका के भवन में इनको विस्थापित किया जाए। टेम्परेरी अभी व्यवस्था है, लेकिन आज ठंड का मौसम है। ठंड में किस तरीके की ये इनको तकलीफ हो रही है? इतना बर्फ आ रही, बारिश हो रही, बाहर घर में पूरी दरार पड़ गई है। हमारा आदमी बेरोजगार था, बेरोजगार आदमी है। जो बनाया हमने बड़ी मुश्किल से अपने मकान वो आज टूट करके नीचे आ चुकी है। यहाँ बैठ रखे हम, देखो ये एक रजाई दे रखी है, ये है यहाँ पर जैसे गाय बच्चे सोते हैं ऐसे सो रखे हैं। खाना दे रहे हो, हमें क्या करना, हमने उस खाना का। ये हाल तब है जब सीएम पुष्कर सिंह धामी खुद जोशीमठ के हालात पर नजर रखे हुए हैं और अधिकारियों के साथ बैठक कर दिशा निर्देश जारी कर रहे हैं। इस बीच बर्फबारी और बारिश से जोशीमठ के जमीन से पानी का रिसाव बढ़ गया है। आपदा प्रबंधन सचिव रंजीत सिन्हा के मुताबिक गुरुवार को जोशीमठ की जमीन से करीब 150 एलपीएम पानी रिस रहा था, जो कि अब 250 एलपीएम हो गया है। भवनों की संख्या जिसमें दरारें दृष्टिगत हुई है उसकी संख्या 863 हो गई है। कल 849 हमने बताया था, 849। जो वार्ड हैं 4 असुरक्षित, वो पहले बता दिया गया है। जो असुरक्षित क्षेत्र में जो 4 वार्ड हैं उसमें घरों की संख्या 181 है।
जो डिस्चार्ज हो रहा था जेपी कॉलोनी में पानी का, वो 150 LPM से बढ़ी है, 250 LPM हो गई है। जोशीमठ में दरार वाले मकानों की संख्या बढ़कर 863 हो गई है, जबकि अब तक 269 परिवारों के करीब 900 लोग विस्थापित हो चुके हैं। एबीपी गंगा के लिए जोशीमठ से विनोद कुमार की रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।